नाट्य शास्त्र इतना बड़ा ग्रंथ है और उस ग्रंथ में ऊपर श्लोक पाए जाते हैं जो कि किसी एक जीवन में एक व्यक्ति द्वारा रचित उसकी रचना संभव नहीं है। तो इसलिए शब्द यूज हुआ है भरतों ने, यानी शिष्य परंपरा जो चलती गई, भरत के शिष्य वो भी भरत ही कहे गए। तो ये जो है ये भी एक परंपरा थी, एक घराना था, एक शाखा। दूसरी बात कि जो भरत के काल के विषय में बात आती है, 4वीं या 5वीं शताब्दी दोनों में भिन्न है, जैसा कि मैम ने भी बताया। अब कोई भी काल रहा हो, भरत ने जो भी रचना की है वो पूरी तरह से श्लोक रूप में और श्लोक रूप में है और उसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद उसकी विधिवत जो व्याख्या की है वो अभिनव गुप्त जो कि कश्मीर के शैव दर्शन के बहुत बड़े संस्कृतज्ञ थे, उन्होंने उसकी विस्तार से व्याख्या की है। तो जो व्याख्या हम लोग भरत के श्लोक, अच्छा अभी एक बात आती है कि कोई भी चीज एक बार श्लोक में लिखी और उसी को गद्य में लिखा, क्यों लिखा? तो इसलिए कि पहले मौखिक प्रणाली थी, सीना बसीना तालीम होती थी ना, तो गुरु शिष्य मौखिक परंपरा थी। तो एक से दूसरे में जब वो ट्रांसफर हो रही है तो वो श्लोक के रूप में जब होती है तो उसे कंठस्थ करना आसान होता है। कोई भी गीत ही आप कितनी जल्दी याद कर लेंगे, बनिस्पत भी अगर उसकी व्याख्या करेंगे। अभिनव गुप्त ने उसके मीमांसा पूरी तरह से की है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो दार्शनिक थे और दर्शन में न्याय मीमांसा बहुत सारे भेद आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने मीमांसा बहुत अच्छे से की है। मीमांसा में उन्होंने बहुत विस्तार से एक एक अध्याय के एक एक श्लोक के जो भरत की व्याख्या है उसको बहुत ही गूढ़ता के साथ विस्तार दिया है। उसके बाद भरत ने ये भी कहा है, नाट्य की जैसे रचना बताई गई कि रचना उनके पास उनके शिष्यों का ये झुंड आया और उसने कहा ग्रंथों में ऐसा मिलता है, और उसने कहा कि हमें लोक रंजन के लिए क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि तुम लोग ऐसा नाटक करो, और नाट्य की परिकल्पना की गई और उसको उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। अब जो चीजें नहीं भरत लिख पाए, उन्होंने कहा कि मैं इतना कह दे रहा हूं, इसके सिवा जो भी है वो आप लोक से जानिए। यानी लोक यानी जो समाज में घटित हो रहा है वहां से आप नाट्य के तत्वों को उठा सकते हैं। आज भी बहुत सारे नाटकों में आप देखते हैं कि बहुत सारे तत्व हम आसपास की घट रही घटनाओं से उठाते हैं। अब जब बात आती है अभिनय की, तो उन्होंने 4 प्रकार के अभिनय को बताए, आंगिक, वाचिक और सात्विक। चौथा बताया आहार्य। आंगिक अभिनय, आप कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे एंट्री लेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, किस तरह से आपको, चूंकि वहां पे बहुत सुविधाएं नहीं होती थी, क्लोजअप और इस तरह की सुविधा नहीं थी, तो आप जब संस्कृत नाटकों को देखेंगे तो एक होता था कि अगर हमें मन में कुछ चल रहा है उसको दिखाना है तो योग करके मंच पे बैठ जाते थे और उसके पीछे जो बातें होती थी वो माना जाता था कि उसके अंतःकरण की बातें सामने आ रही हैं। वाचिक अभिनय, आप किस तरह से बोलेंगे, ये मेरा विषय रहा है, कभी विस्तार से इस पे बताऊंगी। सप्त स्वर, 3 स्थान, विविधता को और षड अलंकार, षड अंग, इस पे बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है कि किस तरह से बोलेंगे। दूर का व्यक्ति है तो उसको कैसे बुलाएंगे, वो निकट का व्यक्ति है तो कैसे करेंगे, प्रेम में कैसे करेंगे, बच्चों को बुलाने में कैसे,
हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे, तो वाचिक अभिनय बहुत समृद्ध है और मुझे लगता है कि हर कलाकार को उसका अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। सात्विक अभिनय क्या है कि आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं उन भावों को आप कैसे दिखा देते हैं। अश्रु स्वेद, जैसे पसीना आ जाना, मूर्छा आ जाना, जुगुप्सा होना, घृणा का भाव, भय का भाव, ये सब सात्विक अभिनय में आता है, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन ये आता है। और आहार्य यानी आपका वस्त्र और आभूषण। आप जींस पहन के राम का रोल नहीं कर सकते, तो आपको उस तरह के कॉस्ट्यूम को पढ़ना है, तभी तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होती है हर नाटक में। आहार्य की बहुत उपयोगिता है और मुझे लगता है कि संगीत पक्ष अत्यंत विशाल है और उस पर पूरी एक चर्चा की जा सकती है।